Bharadwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज को अपने करिकुलम में ऐड करा है, जहां पर सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प के साथ ये इंट्रोडक्शन टू कोडिंग नाम के बुक को रिलीज करा है। और माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प के साथ ही उन्होंने क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज को भी लॉन्च करा है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इन सारे कोर्सेज को क्लास 6 to लेकर क्लास 12 तक के सारे कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज को हम लोग अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ मंथ्स में ये पूरा कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या कोडिंग के फील्ड में आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आप अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे कोर्स और आने वाले समय में और भी बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज इस चैनल पर आते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग आईओआई के डिफरेंट स्टेजेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को भी इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आईओआई जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आईओआई कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है और वो आपको कितनी गोल्डन एकेडमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, तो आई थिंक आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आप बगल में एक स्टैट देख सकते हैं 73% व्यूअर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप ना भूले, आप ये गलती ना करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो जैसे ही डालू आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब चलते हैं अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। इनफैक्ट उसके क्वेश्चन और आंसर्स भी हमने प्रीवियस क्लासेस में करे थे और उसका पीडीएफ सॉल्यूशन आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा वो पीडीएफ, जहां पर उसके सॉल्यूशंस पड़े हुए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रही हो या तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या तो आप उस पीडीएफ से हेल्प ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो वेरिएबल यूजिंग ब्लॉक कोडिंग। हम लोग ब्लॉक कोडिंग के हेल्प से वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो पहले ब्लॉक कोडिंग से पहले हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो बेसिकली वेरिएबल्स एक कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, आपको पता होगा कि आप जो भी गाना सुनते हो, जो भी इमेजेस देखते हो, जो भी वीडियोस देखते हो, जो भी नंबर आप बोलते हो, जो भी अल्फाबेट्स आप बोलते हो, जो भी 1 to लेके इनफिनिट तक जो भी आप नंबर बोलते हो, इनफैक्ट जो भी आप बोलते हो सब के सब क्या है, एक तरीके का डेटा है। ओके, आप अल्फा न्यूमेरिक डेटा अपने रियल लाइफ में बहुत अधिक यूज करते होगे। आप जो भी इमेजेस देखते हो वो सभी के सभी एक टाइप का डेटा है और उन डेटा को जहाँ स्टोर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आप अपने कंप्यूटर में किसी भी चीज को सेव करना होता है तो आप क्या करते हो, एक फोल्डर बनाते हो और उसको फोल्डर के अंदर डालते हो। क्यों डालते हो? आप फोल्डर के अंदर उसको इसलिए डालते हो कि अगर उस डेटा पर कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, उस डेटा को कभी भी हमें कहीं कट करना हो, कहीं कॉपी करना हो, कहीं पेस्ट करना हो, कहीं यूज करना हो, या उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, उस इमेज को एडिट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फोल्डर में से उस डेटा को निकालेंगे और सारे एक्शंस को परफॉर्म कर देंगे। ठीक उसी तरीके से वेरिएबल भी एक तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग डेटा को डालते हैं और उस वेरिएबल का एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। जैसे कि आप एक फोल्डर का एक स्पेसिफिक नेम देते हो, किसी फाइल्स का एक स्पेसिफिक नेम देते हो, उसी तरीके से उस वेरिएबल का हम स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसके हेल्प से हम उसको रेफर कर सकते हैं। रेफर करने का मतलब कि जिसके हेल्प से हम उसे जब मन तक एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि आखिर क्या जरूरत पड़ी वेरिएबल्स की? भाई अगर हमें डेटा पर डायरेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं, सीधे हम लोग जो भी कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस हैं वो डायरेक्ट हम लोग डेटा पर क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए आप समझो कि आपको अगर कोई भी चीज यूज करनी होती है, लाइक अगर आपको पानी पीने के लिए यूज करनी है तो पहले आप उसको ग्लास में स्टोर करते हो। सपोज दैट आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो उनको भी पानी चाहिए होता है, तो ऐसा तो नहीं होता डायरेक्ट वो पानी नल से डायरेक्ट वहां पे आ जाता है। वो पहले या तो अपने हाथ में स्टोर करेंगे या तो किसी कटोरी में या तो किसी बर्तन में पानी को स्टोर करेंगी और वो फिर जरूरत अनुसार उसको यूज करेंगे। तो आखिर वो कंटेनर को क्यों यूज कर रही है? कंटेनर को वो इसलिए यूज कर रही है ताकि वो जो भी पानी ले उसको अपने मर्जी के हिसाब से जहां मन जैसे यूज कर सके और उस पर जो ऑपरेशन मन वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। लाइक अगर उनको मन हो कि पानी को पहले गर्म करेंगे तब डालेंगे तो वो भी कर सकती है। उनका मन नहीं ठंडे पानी को पहले डालेंगे बाद में गर्म करेंगे तो वो भी कर सकती है। तो बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स का यूज इसलिए करते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा उसको हम जब मन जहां मन एक्सेस कर सके, जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, रिलेशनल ऑपरेशंस और भी बहुत सारे तरीके के लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ओके, उन ऑपरेशंस को जब मन जहां मन हम यूज कर सके इसलिए हम लोग वेरिएबल को बनाते हैं।
ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट विल यू लर्न इन दिस चैप्टर। तुम इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ लोगे तो क्या क्या सीखोगे, तो तुम सबसे पहले सीखोगे कि वेरिएबल क्या है, उसके बाद वेरिएबल के नाम कैसे रखते हैं, उसके बाद कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स क्या होता है। तो कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आखिर वेरिएबल्स पर कोई भी ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली आप अपने डेली लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हो वो डिफरेंट डेटा के एनालिसिस पर, डिफरेंट डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसी से लिए हो। लाइक अगर आप डिसीजन होते हो कि आज अगर 20 mm से ज्यादा बारिश होगी तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं खेलने जाऊंगा। आज जो होने वाली बारिश है आप उसको 20 mm से कंपेयर कर रहे हो, और कंपेयर करने के बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि आप खेलने जाओगे कि नहीं जाओगे। तो जो आपका डेटा हो 20 mm ऑफ रेन, इस पर आप रिलेशनल ऑपरेशन लगाए और उसके रिलेटिव में आप ये डिसीजन लिए कि आप खेलने जाओगे कि नहीं जाओगे। तो आप अपने डेली लाइफ में डेटा से ही घिरे हुए हो। डेटा को के डिफरेंट एनालिसिस और डेटा के डिफरेंट ऑपरेशंस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। इनफैक्ट अपने डेली लाइफ में आप डेटा के बेसिस पर ही कोई भी डिसीजन ले पाते हो, और उस डेटा पर अगर कोई भी एनालिसिस करनी है, कोई भी रिसर्च करनी है, कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले उस डेटा को आपको वेरिएबल में स्टोर करना ही पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुका हो कि वेरिएबल्स हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, किसी डेटा को किसी वेरिएबल में क्यों स्टोर करते हैं। ओके, ये सारी चीजें बुक में नहीं थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं वाटर वेरिएबल्स। तो अगर हम डेफिनेशन की जब माने तो बोल रहे कि प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स जो है एक पैकेट है, ये जैसे कि मैंने बोला था कंटेनर, या आप ये समझ सकते हैं एक पैकेट है जिसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, दीज पैकेट्स कैन बी नेम्ड एंड रेफर्ड एंड कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। ये जो पैकेट्स है, ये जो कंटेनर है, मतलब कि जो वेरिएबल है, उसको हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं ताकि अलग अलग नाम से हमको जहां उसे रेफर करना हो, जहां रेफर करने का मतलब कि जहां पर उसे एक्सेस करना हो, जहां पर उसे यूज करना हो, इजिली यूज कर लो, और उस पर जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना हो उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। लाइक अगर आप 6th क्लास में और अलजेब्रा पढ़े हो तो वहां पर आप देखोगे एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो सपोज दैट a इज इक्वल टू अगर 2 है और b इज इक्वल टू 3 है। a एक वेरिएबल है जिसके अंदर के 2 को स्टोर किया गया है, b एक वेरिएबल है जिसके अंदर के 3 को स्टोर किया गया है। तो जब आप a प्लस b लिखते हो तो a एक वेरिएबल है जिसके अंदर 2 स्टोर है और b एक वेरिएबल है जिसके अंदर 3 स्टोर है। तो जब आप a प्लस b करोगे तो क्या होगा, 2 प्लस 3 5 होगा। ओके, तो a प्लस b का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम इस वेरिएबल को एक नाम दे दिए a, एक वेरिएबल को सीधे नाम दे दिए b, तो हम इसके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस अपने अनुसार परफॉर्म कर पाए। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग नाम देते हैं ताकि उसको रेफर कर उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए। टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल ऑपरेशन यू कैन डिक्लेयर टू वेरिएबल एंड परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन देम। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन किसी भी 2 डेटा पे करना है तो उन 2 डेटा को 2 वेरिएबल बनाइए, आप उन 2 वेरिएबल में उन 2 डेटा को स्टोर कर दीजिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर 2 नंबर को जोड़े, एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15, तो कैसे जोड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल बना लेंगे a जिसके अंदर हम लोग 10 को स्टोर कर लेंगे और एक वेरिएबल बना लेंगे b जिसके अंदर हम लोग 15 को स्टोर कर लेंगे। अब कैसे स्टोर होता है वो सारी चीजें हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। बट अभी देखा जाए तो a के अंदर 10 स्टोर हो गया, b के अंदर 15 स्टोर हो गया। अब हम a और b पर जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो इन दोनों नंबर पर ऑपरेट हो जाएगा। मतलब कि हमारा कंप्यूटर बोलेगा कि a, तो a तो भाई वेरिएबल है, a तो एक डब्बा है, इसके अंदर क्या स्टोर हुआ होगा 10, b भी एक डब्बा है, इसके अंदर क्या होगा 15। तो मतलब a प्लस b को जोड़ने का मतलब है कि a के अंदर जो डेटा स्टोर है वो और b के अंदर जो डेटा स्टोर है वो, उन दोनों को ऐड करें तो 10 और 15 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आई थिंक ये सब समझ में आ रहा होगा। अब ये जो भी 25 आया तो आई थिंक यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है और कहीं भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा स्कोप ऑफ ए वेरिएबल रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द कोड वेयर द, हाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में काफी ज्यादा कुछ जानना है तो ऊपर आई बटन पर एक और लिंक होगा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का, आप जाकर वहां पर स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा जानना होगा तो मैंने C++ की प्लेलिस्ट में स्कोप ऑफ वेरिएबल्स बता रखा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लोग कोड लिख रहे हैं तो सपोज दैट कि हम लोग बहुत सारे लाइन का कोड लिख रहे हैं,
ठीक है, बहुत सारे लाइन आपका कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया है, जरूरी नहीं है कि उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सके, उसको यहाँ पर यूज कर सकें। वो डिपेंड करेगा कि वेरिएबल का स्कोप, वेरिएबल ग्लोबल है या लोकल है। वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको एक बार आप डिफाइन करें और कोड में कहीं भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब जो कि किसी खास ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, केवल इतने दूर के लिए, किसी खास ब्लॉक ऑफ कोड के लिए डिफाइन किया जाता है। कैसे किया जाता है वो सब हम लोग सीखेंगे, बस अभी समझना है कि स्कोप क्या होता है। ओके, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, किसी खास ब्लॉक ऑफ कोड के लिए डिफाइन किया जाता है, उसको केवल हम लोग यहीं पर यूज कर सकते हैं और कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर लोकल वेरिएबल पर कोई भी ऑपरेशंस भी परफॉर्म करना होगा, कुछ भी करना होगा, एक्सेस भी करना होगा, तो इतना दूर के अंदर ही होगा। तो ये क्या हुआ, स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। वो सारी चीजें यहाँ नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैंने बता दिया कि बस एक माइंड में रखना। और अगर डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को देख सकते हो, वो 20-25 मिनट का वीडियो है केवल स्कोप ऑफ वेरिएबल पर। वहां पर A to Z सब कुछ समझ में आएगा। और ये मत सोचना कि वो 11-12 के बच्चों को दिमाग में रखकर बनाया गया है। यूएसए में या इंग्लैंड में बच्चे क्लास 1 से कोडिंग सीखते हैं और उन्हें अच्छे से समझ में आती है, तो तुम भी उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हो अगर तुम समझना चाहते हो तो। ओके, तो स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द कोड वेयर द वेरिएबल कैन बी यूज्ड। तो स्कोप ऑफ द वेरिएबल का मतलब होता है वो कौन सा पार्ट है जहां पर उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो हम बताएं, दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। इसके बाद द स्कोप और एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल डिफाइंड इन अ प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन वेयर यू हैव डिक्लेयर्ड इट इन ईच। तो मतलब कि आप किसी भी वेरिएबल को कहां पर डिक्लेयर किए हो, आप ऐसे उसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हो या लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हो, आप ऊपर के फंक्शंस में उसको यूज डिक्लेयर किए हो या नीचे के फंक्शंस में डिक्लेयर किए हो, इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वेरिएबल को आप कहां पर एक्सेस कर सकते हो और कहां पर एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये सब आप इजिली जाकर पढ़ सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है स्कोप के बारे में जानने में तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। ओके, तो एनी डिफाइंड वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस बियॉन्ड इट्स स्कोप। कोई भी वेरिएबल उसके स्कोप के बाहर जाकर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई लोकल वेरिएबल है तो उसका स्कोप इतने दूर में फिक्स है। अगर इसके बाहर हम आकर चाहें कि इस वेरिएबल को यूज कर ले, इस वेरिएबल को प्रिंट करा ले, इस वेरिएबल पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करा दे, तो सीधे एरर का मैसेज आ जाएगा। तो लेकिन अगर वो ग्लोबल वेरिएबल होगा तो नहीं होगा। तो जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होता है, अक्रॉस होल कोड। तो होल कोड के बाहर कोई कैसे उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, तो सीधी बात है कि किसी भी वेरिएबल को उसके स्कोप के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, उसके स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। जो लोकल वेरिएबल होता है उसका फिक्स्ड स्कोप होता है, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका अनलिमिटेड स्कोप होता है, मतलब कि वो पूरे कोड के लिए वैलिड होता है। ओके, अब हम सीखते हैं कि वेरिएबल का नेम कैसे देते हैं। वैसे इसके लिए तो कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि वेरिएबल्स का नाम क्या होना चाहिए, बट ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आप जो भी अभी सोचोगे वो सही ही होगा। आप जो भी अभी नाम, राम, श्याम, गीता, मीता, जो भी नाम सोच सकते हो वो नाम एक वेरिएबल को दे ही सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानना है कि वेरिएबल का नेम कैसे हम लोग करते हैं, तो C++ वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आप क्या नाम रख सकते हो और क्या नाम नहीं रख सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पर देखते हैं। As we have understood till now, variables are basically like nouns in a programming language. तो आपको समझ में आया होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर का नाम है जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रोग्रामिंग का नाउन्स है। ओके, एवरी वेरिएबल इन ए प्रोग्रामिंग इज यूनिक। किसी भी प्रोग्राम में तो हर एक वेरिएबल जो है वो यूनिक होता है। टू आइडेंटिफाई दिस वेरिएबल्स यूनिकली, यूजर नीड्स टू एलोकेट देम अ यूनिक नेम। This name acts as an identifier for that variable. Okay, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हर एक वेरिएबल जो है किसी प्रोग्राम में यूनिक होता है और उसको यूनिकनेस बनाने के लिए इस लाइन में यही बोला गया है कि हर एक वेरिएबल अपने आप में यूनिक होता है और उस यूनिक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर को उसके यूनिक नेम देने चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो नेम जो है वो वेरिएबल के आइडेंटिफायर की तरह यूज होता है। ओके, मतलब कि in a program a user is not allowed to use the same name of a variable more than once, but ये statement completely wrong है। NCERT से या CBSE से यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पर उन्हें लिखना चाहिए था beyond its scope। जैसे कि अगर हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं a जिसका वैल्यू 5 है और इसका स्कोप इतना दूर तक है, ठीक है, शुरू का 10 लाइन जो है वो इसका स्कोप है, तो इसके स्कोप के बारे में फिर से ए डिफाइन करके उसका वैल्यू कुछ और लिख सकते हैं और उसके अंदर राम को स्टोर कर सकते हैं, राम नाम को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहिए था
कि किसी भी वेरिएबल के नाम को हम लोग दोबारा रिपीट नहीं कर सकते उस वेरिएबल के स्कोप के अंदर, उसके स्कोप के बाहर हम लोग आराम से कर सकते हैं। और जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो देख लेंगे, या आप अगर वो C++ की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहां पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हमने एक ही वेरिएबल के नेम को अलग अलग स्कोप में यूज किया गया है। मतलब एक ही वेरिएबल का नेम है A, उसमें कभी कुछ और स्टोर किया गया है, कभी कुछ और स्टोर किया गया है। मतलब कि एक ही वेरिएबल के नेम को हम लोगों ने 2 बार यूज करा गया। हाँ, इसका स्कोप अलग होगा, इसका स्कोप अलग होगा। तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देने वाली है कि हर एक वेरिएबल जो है किसी भी प्रोग्राम में यूनिक होता है, तो इसलिए हमें हर एक वेरिएबल का नाम भी यूनिक देना चाहिए उसके स्कोप में। मतलब कि अगर A का स्कोप 10 लाइन तक का है और A को हम लोग डिफाइन कर दिए, तो उस 10 लाइन तक फिर से कोई A नाम का वेरिएबल हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और इजीली डिफाइन कर सकते हैं और वर्क करेगा। हाँ, अगर हमने कोई ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है तो फिर हम नहीं कर सकते उस नेम का कोई भी वेरिएबल को डिफाइन, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, उसके स्कोप अनलिमिटेड है, तो उसके स्कोप के बाहर जाकर हमें डिफाइन करना होगा और उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम के कोड के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग ग्लोबल वेरिएबल वाले वेरिएबल के सेम नेम को नहीं डिफाइन कर सकते। आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। जो वेरिएबल का नाम है ना, वो बहुत हमें हेल्प करता है कि हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, जहां मन वहां यूज कर सके। क्योंकि अलग अलग वेरिएबल का नेम होगा तो हमें पता होगा कि हाँ भाई इस वेरिएबल में इस टाइप ये डेटा है, इस वेरिएबल में ये डेटा है, इस वेरिएबल में ये डेटा है। तो जो डेटा को जहां यूज करना होगा उसके वेरिएबल के नेम से कॉल करके बुला लेंगे और फिर उसको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा हम लोग कर देंगे। ये सब चीज कैसे करते हैं आने वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे और डिटेल में सीखेंगे। ओके, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन वेरिएबल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डिक्लेयर मतलब कि जब भी किसी वेरिएबल को की घोषणा कर रहे होते हैं कि हाँ भाई ये मेरा नया वेरिएबल है जिसका नाम है बी, तो जब भी हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके आगे हमें डेटा टाइप लिखना पड़ता है। डेटा टाइप इसलिए लिखना पड़ता है कि हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि जो भी हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं उसमें हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं। वो इसलिए बनाना पड़ता है कि जब तक हम कंप्यूटर को नहीं बताएंगे कि इस वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं, तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि हमें इस वेरिएबल के लिए छोटा सा स्पेस दे या बड़ा स्पेस दे। लाइक कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसमें बहुत बड़ा डेटा स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर को ज्यादा स्पेस एलोकेट करना पड़ता है। लेकिन कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनमें काफी छोटे डेटा को हमें स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हमारा कंप्यूटर छोटा स्पेस एलोकेट करता है। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जब भी किसी वेरिएबल को घोषित करते हैं, जब भी हम बताते हैं कि आज से मेरा इस नाम का एक वेरिएबल होगा, उससे पहले हमें उस वेरिएबल का डेटा टाइप लिखना होता है। डेटा टाइप मतलब कि हमें बताना होता है कंप्यूटर को कि ये जो वेरिएबल है इसमें किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करेंगे। ओके, और उसके हिसाब से हमारा जो कंप्यूटर है हमारे मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है उस वेरिएबल के लिए। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग समझें तो डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप बताता है कि किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं। ओके, और बेसिकली डेटा टाइप ही डिसाइड करता है कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कौन से अरिथमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। लाइक सपोज दैट कि अगर एक वेरिएबल हमारा ए और एक हमारा वेरिएबल है बी, अगर ए हमारे इंटीजर डेटा टाइप है, बी भी हमारे इंटीजर डेटा टाइप है, मतलब कि अगर ए वेरिएबल हम लोग एक इंटीजर को स्टोर करें और बी वेरिएबल में भी हम लोग एक इंटीजर को स्टोर करें और बीच में ये वाला सिंबल लगाएं, तो ये ए और बी के वैल्यू को सम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ए और बी एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। अब क्या होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। ये एक तरीके का डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे कि हम लोग अगर इसको ऊपर करें तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे कि स्ट्रिंग भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है, इंटीजर भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है। ओके, तो ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है। तो अगर ए और बी स्ट्रिंग डेटा टाइप का है और बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो सम ना होके ये कॉनकैटिनेट होगा, कॉनकैटिनेट होगा। ये एक अलग ऑपरेशन होता है। ये क्या होता है हम लोग सीखेंगे इसको अगले क्लास में। तो अभी बस इतना ही समझना है कि डेटा टाइप क्या होता है। तो बेसिकली डेटा टाइप हमारे कंप्यूटर को बताता है कि जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर करे हैं उसमें हम किस टाइप का डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं। क्या वो डेटा कोई इंटीजर टाइप का हो गया, क्या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, क्या वो कैरेक्टर होगा, क्या वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, क्या वो बुलियन टाइप का डेटा होगा। ओके, या और भी कई प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। अभी आप जूनियर क्लास में हो तो आपको नहीं पता, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे
आपको पता चला है कि और भी कई प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर कंप्यूटर में एक स्पेस एलोकेशन होता है और डेटा टाइप के बेसिस पर हमारा सीपीयू डिसाइड करता है कि किस वेरिएबल को कितना स्पेस देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप क्या करना कि इसको थोड़ा पढ़ के रखना, समझ के रखना, ओके। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा हो ना, तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।